नमस्कार। शुभ लाभ वास्तु विद्या में मैं अरविंद भाई आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज मंगलवार है, तो आइए, पीर बजरंगी का दिन है, तो आइए आज के दिन बाबा तुलसीदास के रामचरितमानस के पंचम स्कंध का जो मंगलाचरण है पीर बजरंगी को समर्पित है, उसका गायन करते हुए पीर बजरंगी का ध्यान करते हुए चर्चा को प्रारंभ करें। शांतं शाश्वत प्रमेय महणं निर्वाण शांतिं प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं नान्यस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रेक्ष रघुपुंगव निर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमै शैलाभदेहं तनुज व्रज किसानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। आज पीर बजरंगी का ध्यान करते हुए आज के चर्चा को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आज का जो विषय है, आप देखते हैं लोग बाग कौड़ी कौड़ी जोड़ कर जैसे तैसे कोई प्लॉट खरीदता है, भूमि खरीदता है, जमीन खरीदता है और उस जमीन पर बड़ा उत्साह से उमंग से भवन का निर्माण करता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार वह भवन बहुत सारे लोगों के लिए सुफलदायी नहीं हो पाता है। तो उसमें सबसे पहले जो आवश्यक तत्व है भवन निर्माण के लिए कि भूमि कौन सा खरीदना चाहिए, जमीन कौन सा खरीदना चाहिए। भूमि निर्माण के लिए, भवन निर्माण के लिए जमीन उपयुक्त होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यह संहिता में लिखा है, शास्त्रो सधी ध्रुमलता मधुरा सुगंधा शीघ्रा शीघ्रा समाच सुशिरा चमही ध्वनि श्रम विनोदम उपागतां तानां धत्ते श्रियं कियतु शाश्वत मंदिरेषु शास्त्रो सदी ध्रुमलता मधुरा सुगंधा। जहाँ पर अनेक प्रकार का औषधि युक्त फल वृक्ष लता से सुशोभित मधुर सुगंध, मधुर स्वाद सुगंध, उत्तम गंध देने वाला गड्ढा और छिद्र रहित जो भूमि है वही श्रेष्ठ है, जिस पर मनुष्य का श्रम का जो थकावट होता है वो शांत कर मनुष्य को आनंद प्रदान करने वाली जो भूमि है उसी पर मंदिर और घर का निर्माण होना चाहिए। भूमि जीवित होना चाहिए, मृत अवस्था में नहीं होना चाहिए, उस पर भूमि का निर्माण होना चाहिए। तो आइए आज के चर्चा में हम जानते हैं कि कौन सा भूमि उपयुक्त है, हम भूमि को कैसे पहचानेंगे कि यह भूमि भवन निर्माण के लिए उपयुक्त है या नहीं। तो हम तीन प्रकार से, तीन टाइप से उसको समझते हैं। तीन
मतलब सीधी ना सीधी समझते हैं कि भूमि कैसा होना चाहिए। सबसे पहले जैसे मनुष्य में 4 वर्ण होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसी प्रकार से भूमि में भी 4 वर्ण है। तो पहले वर्ण के हिसाब से समझ लेते हैं कि कैसा भूमि होना चाहिए। भूमि में भी ब्राह्मणी भूमि है, क्षत्रिय भूमि है, वैश्य भूमि है और शूद्र भूमि है। तो पहले ब्राह्मणी भूमि तो सबका कलर देख लीजिए, रंग कैसा होता है भूमि का, मिट्टी का। जाएंगे तो मिट्टी देखेंगे ना पहले। तो ब्राह्मणी भूमि का जो रंग, मिट्टी का रंग है वो श्वेत है, सफेद मिट्टी। और ब्राह्मणी भूमि के मिट्टी से बढ़िया गंध आएगा, उत्तम देसी घी के समान गंध आएगा। स्वाद, उसको टेस्ट करके देखेंगे उस मिट्टी को, उसका स्वाद मधुर लगेगा, छूने में वो मिट्टी सुखद लगेगा। और उस मिट्टी पर में दूब, कुसा, इस प्रकार का हवनीय पौधा, इस सब का उत्पादन ज्यादा होगा। यह भूमि जो है सभी प्रकार के आध्यात्मिक सुख शांति को प्रदान करने वाला, सब प्रकार का सुखदायक भूमि होता है। इस पर देवालय, मंदिर, धर्मशाला, पुस्तकालय, साहित्य शिक्षा संस्थान, विद्यालय, इस सब प्रकार के भवन उत्तम रूप से फलदायी होता है, सुखकारी होता है। और इसके बाद है अगला जो भूमि है वो क्षत्रिय भूमि है। क्षत्रिय भूमि का जो मिट्टी का रंग होता है वो लाल होता है, रक्त के समान। इसका जो गंध होता है जो खून के समान, थोड़ा थोड़ा मिट्टी से गंध आएगा। इसका स्वाद चखने में कसैला होगा, छूने में यह कठोर होगा। और इस पर में जो लाल रंग का जो पौधा है उसका उत्पादन ज्यादा होता है। यह राजस्व, वर्चस्व, पराक्रम बढ़ाने वाला भूमि होता है। इस पर में राजकीय कोई कार्यालय बना दिया जाए, इस पर में सैनिक की छावनी बना दिया जाए, सैनिक कॉलोनी बना दिया जाए, शस्त्रागार बना दिया जाए, इसके लिए यह भूमि उपयुक्त होता है। अगला जो भूमि है वो है वैश्य भूमि। वैश्य भूमि का जो रंग होता है वो पीला, हल्का सा हरापन लिए हुए पीला रंग होता है। इसका गंध मधु के समान होता है, छूने में यह कोमल होता है। और इसमें अन्न, फल, इस प्रकार के चीजों के वृक्ष उत्पादन ज्यादा होता है। यह जो है धन्य, धान्य, ऐश्वर्य को वृद्धि कराने वाला भूमि होता है। और इस पर व्यापारिक संस्थान, प्रतिष्ठान, व्यापारियों का निवास इत्यादि का लिए निर्माण के लिए यह उपयुक्त है। और सबसे जो लास्ट की भूमि है वह है शूद्र भूमि। शूद्र भूमि का जो रंग होता है वो काला होता है। इसका गंध मदिरा के समान, छूने में बहुत ज्यादा कठोर। और इस प्रकार के भूमि पर में झाड़ झंकार सबका उत्पादन ज्यादा होता है। इस भूमि पर में कलह, झगड़ा कराने वाली ये जमीन होती है। इसको निवास के लिए निषिद्ध माना गया है, त्याग योग्य भूमि माना गया है। तो अभी हमने मिट्टी का प्रकार समझा, भूमि का 4 प्रकार से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यथासंभव ब्राह्मणी भूमि, क्षत्रिय भूमि, वैश्य भूमि में आप गृह निर्माण कर सकते हैं। कोशिश करना चाहिए शूद्र भूमि में गृह निर्माण न किया जाए, इससे झगड़ा और कलह का संभावना बना रहेगा। अब इसके बाद इसके आकार के हिसाब से जमीन का, प्लॉट का आकार कैसा है, तो इसको भी 4 भागों में बांट लेते हैं। पहला जो मतलब बनावट का आकार, पहला जो हमसे गज पृष्ठभूमि, फिर कूर्म पृष्ठभूमि,
दैत्य पृष्ठभूमि और उसके बाद है नाग पृष्ठभूमि। तो आइए जानते हैं कि यदि दक्षिण, पश्चिम, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण के तरफ जमीन ऊंचा उठा हुआ है और ईशान के कोण के तरफ झुका हुआ है, नीचा है जमीन, तो ऐसे भूमि को गज भूमि कहते हैं। दक्षिण, पश्चिम, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण के तरफ यदि जमीन ऊंचा है और ईशान कोण के तरफ जमीन नीचा है तो यह गज पृष्ठभूमि है। इस भूमि में भवन निर्माण करने से, निवास करने से धन लाभ, स्वास्थ्य, धन धान्य, आयु में वृद्धि होती है। यह उत्तम भूमि है मनुष्य के निवास के लिए। ऐसे भूमि पर में गृह निर्माण करना चाहिए। फिर है कुर्म पृष्ठभूमि, मतलब चारों तरफ से जमीन नीचा है और बीच में उठा हुआ है, ऊंचा है, यानी कि कछुए के समान उसका आकार है, तो वह है कुर्म पृष्ठभूमि। और ऐसे भूमि जो है उसमें निवास करने से उत्साह, उमंग, धन धान्य की वृद्धि होती है। यह भूमि भी निवास के लिए, गृह निर्माण के लिए उपयुक्त है। इसके बाद है दैत्य पृष्ठभूमि। दैत्य पृष्ठभूमि में ईशान कोण, आग्नेय कोण और पूरब दिशा तरफ ऊंचा रहेगा, लेकिन पश्चिम दिशा के तरफ वो नीचा होगा, तो हमें दैत्य पृष्ठभूमि है। ऐसे भूमि पर निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पारिवारिक सुख शांति की हानि होती है और किसी एक सदस्य का कमी भी हो जाता है। यह भूमि, इस प्रकार के भूमि पर में रहने योग्य गृह निर्माण नहीं करना चाहिए। यदि रहना हो तो उपयुक्त बना करके ही गृह निर्माण करना चाहिए। इसके बाद है नाग पृष्ठभूमि। नाग पृष्ठभूमि जो है वह है, उसका भूमि जो है सो पश्चिम दिशा की तरफ और पूर्व दिशा की तरफ लंबा होता है। पूर्व और पश्चिम की तरफ लंबा होता है, दक्षिण दिशा में ऊंचा होगा और बीच में नीचा होगा, नीची हुई। यह जमीन नाग पृष्ठभूमि है। इस भूमि पर में निवास करने से मृत्यु भय बना रहता है, जन की हानि होती है, पत्नी और बच्चे का हानि होता है, सुख शत्रुओं में वृद्धि होती है। ऐसे भूमि को रहने के लिए त्याज्य कहा गया है। ऐसे भूमि पर निवास नहीं करना चाहिए। अब हमने जमीन के प्रकार, पहले हमने जमीन के वर्णों के हिसाब से, मिट्टी के प्रकृति के हिसाब से देख लिया कि कैसे भूमि पर में मतलब जमीन पर घर बनाना चाहिए, भवन निर्माण करना चाहिए रहने के लिए। इसके बाद हमने बनावट के हिसाब से देख लिया। अब ढाल, जमीन का ढाल कैसा है उसके हिसाब से जमीन को जाने, फिर भवन निर्माण की तरफ अग्रसर हों। तो जिस जमीन का ढाल पूर्व दिशा की तरफ होता है, ऐसे भूमि पर निवास करने से आपको, व्यक्ति को लक्ष्मी का लाभ होता है, उसके वंश की वृद्धि होती है पूर्व के ढाल लिए हुए जमीन पर घर बनाने से। यदि ढाल ईशान कोण की तरफ होता है तो ऐसे में निवास करने से ज्ञान की, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। अर्थात पूर्व दिशा की तरफ ढाल लिए हुए, ईशान के कोण की तरफ ढाल लिए हुए जमीन उत्तम होता है। और अगर उत्तर दिशा की तरफ ढाल है, उससे आयु, वंश और धन की वृद्धि होती है। उत्तर दिशा की तरफ ढाल लिया हुआ जमीन भी हितकारी होता है। लेकिन यदि भूमि का ढाल वायव्य कोण की तरफ है तो ऐसे भूमि पर में विवाद की संभावना बनी रहती है और परिवार में रोग का बसेरा हो जाता है। परिवार के किसी सदस्य का अकाल मृत्यु भी हो सकता है। लेकिन यदि वायव्य कोण के साथ नैऋत्य कोण और आग्नेय कोण, ये दोनों कोण भी ऊंचे हैं, तो वायव्य कोण का ढाल जो है सो शुभ फलदायी होगा। मतलब वायव्य कोण के तरफ ढाल है लेकिन आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण दोनों ऊंचा है, तो ये फलदायी हो सकता है। और यदि भूमि का ढाल पश्चिम दिशा की तरफ है तो उसमें निवास करने से नाना प्रकार का रोग, व्याधि लोगों को घेर लेता है
और संतान की मृत्यु हो सकती है या संतान का विकास अवरुद्ध हो सकता है, संतान के वृद्धि में रुक जाएगा, परेशानी हो जाएगा। ऐसे भूमि पर में घर नहीं बनाना चाहिए। यदि भूमि का ढाल नैऋत्य कोण की तरफ है, ऐसे भूमि को पर निवास करने से धन की और मान सम्मान की हानि होती है। साथ में घर में अचानक में किसी का मृत्यु हो सकता है, बुरा व्यसन लग सकता है, लंबे समय तक चलने वाला रोग का प्रभाव बढ़ा सकता है। यदि भूमि का ढाल दक्षिण दिशा की तरफ है तो ऐसे भूमि जो है, ऐसा भूमि मरण कारक होता है, मारक योग बनाता है यहाँ, या नहीं तो लंबा समय तक चलने वाला बीमारी हो सकता है। और भूमि का ढाल यदि आग्नेय कोण की तरफ है तो उसमें निवास करने वाले को अग्नि का भय, दुष्ट प्रकृति, शत्रु का भय। और यदि आग्नेय कोण की तरफ ढाल हो, नैऋत्य कोण ऊंचा है तो यह भूमि सुफलदायी है। तो कुल मिलाकर के पूर्व दिशा, ईशान कोण के तरफ दिशा, उत्तर दिशा के तरफ ढाल लिया हुआ जमीन भी उत्तम माना गया है। ऐसे जमीन पर ही रहने के लिए निवास स्थान बनाना चाहिए। अब हमने उचित जमीन का चयन कर लिया, उचित भूखंड का चयन कर लिया भवन निर्माण के लिए, वास्तुशास्त्र के दृष्टि से घर को बना लिया, वास्तु शांति करवा लिया, गृह प्रवेश का वैदिक विधि विधान से पूरा पूजा संपन्न कर लिया। लेकिन इसके बाद भी कई सारे घर में वृद्धि नहीं होती है, कष्ट का सामना करना पड़ता है, सुफलदायी नहीं होती है। कई सारे जो घर है वो कल्याणकारी नहीं हो पाता है, उसमें निवास करने वाले लोग परेशानी में ग्रसित रहते हैं। तब ये समझना चाहिए कि इसमें, इस जमीन के अंदर अलग प्रकार का दोष है। वो दोष होता है जमीन के अंदर में खोपड़ी का होना, मनुष्य की हड्डी का होना, बाल का होना, चमड़े का होना, अशुद्ध वस्तु का होना जमीन के अंदर, तो वो उस प्रकार का दोष है। अगर जमीन के अंदर 10 फीट के अंदर वो चीजें हैं तो वो दोष प्रभावी नहीं होगा, लेकिन 10 फीट से ऊपर में वो दोष है तो वो दोष कितना भी वास्तु शांत करा लीजिए संभव नहीं है। समझना चाहिए, अगर इस प्रकार का मतलब सब प्रकार का उपाय करके थक चुके, वास्तु शास्त्र के दृष्टि से आपका घर में सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी घर कल्याणकारी नहीं हो रहा है, फिर भी घर में परेशानी है, कोई न कोई विवाद चला रहता है, कोई न कोई बीमार रहता है, घर में वृद्धि नहीं होती है, तो समझ जाइए इसमें इस प्रकार का दोष है। या तो भूमि के अंदर में कोई हड्डी है, कोई बाल है, कोई चमड़ा है, कोई खोपड़ी है, कोई दूषित वस्तु है, तो समझ जाइए कि ये जो है ये जमीन आपके लिए फलीभूत नहीं होगा। इसका एक उपाय है, जमीन घर बनने से पहले कर लिए रहो ठीक है, नहीं तो घर बनने के बाद भी घर में जो जगह खुला होता है उत्तर दिशा या पूर्व दिशा के तरफ, घर का जो मालिक है, गृह स्वामी या गृह स्वामिनी, उसके लंबाई के बराबर गहरा गड्ढा खोद लें और वहाँ की मिट्टी को हटा दें और उस जगह पर नए मिट्टी लाकर भर दें, बिना किसी को बताए। इस कार्य में, इस टोटके में किसी प्रकार का कोई टोके नहीं, वो बाधक हो जाता है। तो बिना किसी को बताए हुए चुपचाप वहाँ से गड्ढा हटा करके मिट्टी, गड्ढा खोदकर मिट्टी हटाकर नई मिट्टी को भर दें, तो यह दोष आपका नष्ट हो जाएगा, आप रहने योग्य हो जाएंगे, आपके लिए कल्याणकारी हो जाएगा। तो आज हमने जाना कि रहने के लिए, घर मकान बनाने के लिए कैसे भूमि का चयन करना चाहिए, किस प्रकार का भूमि का चयन करना चाहिए। अगर भूमि उस प्रकार का अनुकूल नहीं है तो उस प्रकार को हम कृत्रिम रूप से बना सकते हैं, जिससे कि उस पर बना हुआ मकान, घर हमारे लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो। इस चर्चा के साथ आज के वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।